एक ऐसी जगह जहां रात का अंधेरा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का वो पूरा टेंशन वाला इलाका, वहां अचानक एक थाईलैंड के जहाज पर आसमान से एक ड्रोन हमला होता है। आग लग जाती है, पूरी अफरा तफरी मची हुई है और सोर्सेज बताते हैं कि उस जहाज का कहीं ना कहीं अमेरिका से कोई कनेक्शन था। लेकिन ठीक उसी रास्ते से उसी भयानक माहौल के बीच एक और जहाज गुजरता है। एक बड़ा टेल का जहाज, राइट? हाँ बिल्कुल, एक विशाल टेल का जहाज जिस पर भारत का झंडा लगा है और वो बिल्कुल शांति से वहां से गुजर जाता है। मतलब उस पर एक खरोच तक नहीं आती। तो मैं यही सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम लोग इसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं। और ये काफी दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो नए जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और डेटा हैं जी, वो असल में एक नई ही पिक्चर दिखा रहे हैं। सही बात है। तो हमारा मकसद आज यही डिकोड करना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो इतना गहरा टेंशन चल रहा है, उस ग्लोबल संकट में भारत अपनी डिप्लोमेसी, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और पड़ोसियों की मदद के बीच इतना परफेक्ट बैलेंस कैसे बना रहा है। एक ऐसी केस स्टडी जो सबके लिए मिसाल बन गई है। देखिए, अगर हम स्ट्रिक्टली सोर्सेज पर जाएं तो ये घटना कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। एक समय था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब मतलब डिप्लोमेसी का एक ही रूल होता था, चुप रहो और तमाशा देखो। हाँ, मतलब दो बड़ी ताकतों के बीच में आकर अपना नुकसान क्यों करवाना। एग्जैक्टली, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बिल्कुल बदलने का संकेत है। भारत अब उस कोने में चुपचाप खड़ा रहने वाला देश नहीं रहा। और वैसे हम यहाँ किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स और उन डिप्लोमेटिक मूव्स का एनालिसिस कर रहे हैं जो डायरेक्ट हमारी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक घटना से जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा। रात के ठीक 11:09 हो रहे थे और प्राइम मिनिस्टर के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट आती है। इस पोस्ट में ईरान के नए प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियन के साथ उनकी फोन पर हुई बातचीत का डिटेल था। सही कहा। और अगर हम उस बातचीत के मेन पॉइंट्स को थोड़ा डिकोड करें तो वहाँ 3 क्लियर स्ट्रैटेजिक गोल्स नजर आते हैं। पहला तो ये कि ईरान में जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनकी तुरंत सेफ्टी और वापसी तय की जाए। वो सबसे जरूरी था। बिल्कुल। और दूसरा था कि इस पूरे रीजन में गुड्स और एनर्जी यानी कच्चे तेल की सप्लाई चेन ब्रेक ना हो। और तीसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट ये था कि वहाँ शांति और स्टेबिलिटी वापस लाने पर बात हुई। ये कोई आम क्या कहते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग वाला कॉल नहीं था। ये एक फुल स्केल क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा था। अच्छा, इसमें मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया। इसी कॉल के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। अमेरिका के कर्नल डगलस मैकग्रेगर का वीडियो था वो। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि ईरान और यूएस के बीच जो ये जंग के हालात बन रहे हैं, इसे अगर कोई भी रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। हाँ, मैंने भी देखा वो। उन्होंने भारत को एक न्यूट्रल स्टेट कहा जिसकी पावर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरा सवाल ये है कि एक अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट ऐसी बात क्यों कह रहा है? मतलब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन वॉशिंगटन या लंदन या फिर बीजिंग से क्यों नहीं निकल सकता? न्यू दिल्ली ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक रीजन है। जी। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, खासतौर पे यूरोप, वो अभी पूरी तरह से अमेरिका के कैंप में हैं। वो अब न्यूट्रल नहीं रहे, वो पार्टी बन चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट हाँ, में। उनका तो क्लियर स्टैंड है। राइट। और दूसरी तरफ चाइना है। चाइना के अपने अलग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स चल रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तो ऐसे में न्यूट्रल होने का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं होता। एक वर्ड होता है प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी। प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी, अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब है कि आपके पास इतनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर है कि जो दोनों लड़ने वाले पक्ष हैं वो आपकी बात सुनने को मजबूर हैं। भारत अभी इकलौती ऐसी बड़ी ताकत है जो वॉशिंगटन में भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता है जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो तेहरान या मॉस्को में करता है। अरे वाह। चलिए, अब इस पूरी बात का एक ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट देखते हैं। जैसा कि मैं कहूँगी कि क्राउडेड कमरे जैसी हालत है जहाँ सब चिल्ला रहे हैं और जब वो एक चुप रहने वाला इंसान बोलता है तो सब सुनते हैं। और ये हमें समंदर में देखने को मिला। वापस आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। ये जगह आखिर इतनी क्रिटिकल क्यों है?
अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूँ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के ऑयल ट्रेड की जुगलर वेन है, यानी सबसे मेन नस। ये ओमान और ईरान के बीच एक बहुत ही पतला सा रास्ता है और दुनिया भर का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। बाप रे, 30%? हाँ, और जब ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बिल्कुल पीक पर था, तो ईरान ने सीधी धमकी दी कि वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे और कोई भी जहाज जिसका कनेक्शन अमेरिका या उसके दोस्तों से होगा, उस पे ड्रोन और मिसाइल से हमला होगा। और उन्होंने उस थाईलैंड वाले जहाज पर हमला करके ये चीज़ साबित भी कर दी। पर इसी सब के बीच एक भारतीय कैप्टन अपना कंटेनर शिप और कुछ तेल के जहाज लेकर आराम से मुंबई पहुंच जाता है। मैंने सोर्सेज में पढ़ा था शेनलोंग और ऐसे ही कुछ VLCC जहाज़ों का जिक्र था जो परफेक्टली सेफ वापस आए। बिल्कुल, VLCC का मतलब होता है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। अब आप इसको एक तैरते हुए शहर की तरह इमेजिन कीजिए, जो लाखों बैरल ऑयल एक साथ लेकर चलता है। ईरान ने ऑफिशियली ये क्लियर कर दिया था कि जिन शिप्स पर भारत का झंडा होगा या जो भारत के लिए तेल ला रहे हैं, उनको एक सेफ कॉरिडोर दिया जाएगा, उन्हें कोई टच नहीं करेगा। भारत ने उनके यहाँ चाबहार पोर्ट बनाया है या फिर ये पुरानी दोस्ती का असर है? क्योंकि हम तो अमेरिका के साथ भी बड़े बड़े डिफेंस डील्स करते रहते हैं, तो ईरान हमें अमेरिका का दोस्त मानकर हमारे शिप्स को क्यों नहीं रोक रहा? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि मुझे याद है हमारे रिसर्च में वो डोनाल्ड ट्रंप वाले एक केस का जिक्र था, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का। अब एग्रीकल्चरल पॉलिसी का मिडल ईस्ट से क्या लेना देना, ये मुझे थोड़ा समझना था। देखिए, यही तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का असली मतलब है। आपने जो GM सीड्स वाला एग्जांपल दिया ना, वो बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है यहाँ। वह ये था कि उस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से भारत पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। किस चीज के लिए? कि भारत अमेरिकन कंपनीज के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को अपने मार्केट में आने दे। लेकिन भारत ने क्या किया? अपने किसानों और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के फायदे को ऊपर रखा और अमेरिका के इस प्रेशर को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो मतलब हम दबने वालों में से नहीं है। एग्जैक्टली। और ईरान या रशिया जैसे देश इन सब छोटी बड़ी घटनाओं को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो उन्हें ये क्लियरली मैसेज मिलता है कि भारत किसी भी सुपर पावर का यस मैन नहीं है, राइट? सही पकड़ा आपने। डिप्लोमेसी में ये ऐसा ही है जैसे आप अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी के शेयर में लगाने की बजाय अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। ईरान को बहुत अच्छे से पता है कि भारत अमेरिका के साथ बिजनेस करता है, हथियार खरीदता है, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी वॉशिंगटन से नहीं, न्यू दिल्ली से कंट्रोल होती है। इसी स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी की वजह से दोनों वॉरिंग पार्टीज यानी अमेरिका और ईरान दोनों भारत पर भरोसा करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्ती से ज्यादा ट्रस्ट की वैल्यू होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है और ये ट्रस्ट हमारा तेल का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है, लेकिन मैं सोच रही थी उन देशों का क्या जिनके पास ऐसी डिप्लोमेसी नहीं है? मतलब जब हॉर्मुज़ में आग लगती है तो उसका एक रिपल इफेक्ट हमारे पड़ोसियों पर कैसे पड़ता है, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? इन देशों की इकोनॉमी पूरी तरह इंपोर्टेड ऑयल पर चलती है और जब तेल के दाम अचानक बढ़ते हैं तो इनके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी डॉलर नहीं होते कि वो महंगे दाम पर ऑयल खरीद सकें। तो उसका असर जमीन पर कैसा दिखता है? असर ये होता है कि पेट्रोल पंप सूख जाते हैं, फैक्ट्री बंद होने लगती है, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है और महंगाई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऐसे क्राइसिस में जब बड़े देश अपनी इकोनॉमी बचाने में लगे होते हैं तो ये छोटे देश नेचुरली भारत की तरफ ही उम्मीद से देखते हैं। हाँ, और डेटा भी यही दिखाता है कि भारत उनकी मदद कर रहा है। मैंने पढ़ा कि हाल ही में बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा गया है। पर यहाँ एक टेक्निकल चीज समझनी जरूरी है। भारत खुद अपना 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, फिर हम इन देशों को डीजल एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? हमारे पास खुद ही कहाँ है इतना? यही तो भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी का कमाल है। यहाँ मैकेनिज्म ये है कि भारत डिप्लोमेसी का यूज करके सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदता है, जैसे रशिया से। फिर उस कच्चे तेल को जामनगर जैसी जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड रिफाइनरीज हैं वहाँ प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, मतलब हम कच्चा तेल लाकर उसे रिफाइन करते हैं? बिल्कुल, उससे पेट्रोल, डीजल या एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। फिर इस रेडी प्रोडक्ट को हम सिर्फ खुद यूज नहीं करते बल्कि यूरोप और अपने इन्हीं पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी के नजरिए से देखा जाए तो ये वही बांग्लादेश है जहां अभी कितना पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था,
वहाँ के कुछ लीडर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो भारत की चिकन नेक को काट देंगे। हाँ, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली धमकी। हाँ, वही। सिर्फ 22 किलोमीटर का वो रास्ता जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से जोड़ता है। इतनी कड़ी बयानबाजी के बाद भी हम उन्हें फ्यूल भेज रहे हैं, तो लोग सोच सकते हैं कि क्या ये हमारी मजबूरी है उन्हें खुश रखने की? नहीं, ये मजबूरी बिल्कुल नहीं है। ये असल में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत ही वेल थॉट आउट हिस्सा है। भारत यहाँ ये दिखा रहा है कि उसे पॉलिटिक्स और आम इंसान की ज़रूरत के बीच फ़र्क पता है। जब भी कोई आफत आती है और भारत वहाँ फ्यूल, अनाज या बिजली भेजता है, तो वहाँ के लोगों की नज़रों में भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर बन जाता है। और इसको अगर आप चाइना की उस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से कंपेयर करें, तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। सही कहा। और चाइना के इस कर्ज के जाल वाले सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं ना। चाइना आखिर इन छोटे देशों को फंसाता कैसे है? चाइना का काम करने का तरीका बहुत ही प्रेडिटरी, एक शिकारी की तरह होता है। वो शुरुआत में बड़े बड़े पोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनवाने के नाम पर इन देशों को भारी भरकम लोन दे देता है। लेकिन उन लोन्स की कंडीशन शायद काफी बुरी होती है। हाँ, इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं और टर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। चाइना को पहले दिन से पता होता है कि श्रीलंका या मालदीव जैसे देश ये लोन चुका नहीं पाएंगे, और जब वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो चाइना पेनल्टी के तौर पर उनकी स्ट्रेटेजिक ज़मीन या एसेट्स पर कब्जा कर लेता है। जैसे वो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट मैंने पढ़ा था, 99 साल की लीज पर ले लिया चाइना ने। एग्जैक्टली, हम्बनटोटा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन मज़ेदार बात देखिए, जब असल संकट आया, जैसे कोविड के बाद जब श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल हो गया था, उनके पास अस्पतालों में दवाई तक के पैसे नहीं थे। तो चाइना ने कुछ नहीं किया। चाइना ने बिल्कुल अपने हाथ खींच लिए, कोई राहत नहीं दी उनको। और उस वक्त भारत ने आगे आकर $4 बिलियन से ज्यादा की फाइनेंशियल हेल्प, खाना और फ्यूल भेजा, और वो भी बिना किसी जमीन पर कब्जा किए। वाह, $4 बिलियन! हाँ, तो आज साउथ एशिया के इन देशों को ये बात समझ आ चुकी है कि मुसीबत के वक्त में एक मजबूत दीवार बनकर चाइना नहीं, भारत खड़ा होता है। ये हुई ना बात। तो ये तो पड़ोसियों वाला एंगल क्लियर हो गया, लेकिन भारत की कूटनीति का एक और बहुत ही बड़ा अरीना है, खादी देश यानी गल्फ कंट्रीज, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। हमने हिस्ट्री में देखा है कि पाकिस्तान ने कैसे धर्म का इस्तेमाल करके एक नैरेटिव बनाया था इन देशों के साथ। हाँ, उनका पूरा फोकस यही था। वो इस्लाम के नाम पर इन गल्फ देशों को हमेशा भारत के खिलाफ भड़काता था। लेकिन आज सिनेरियो टोटली ऑपोजिट है। आज ये देश भारत को अपना सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर मानते हैं। तो ये इतना बड़ा शिफ्ट अचानक से कैसे आया? अचानक नहीं आया ये। इसे कहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पर निर्भरता। गल्फ देशों के लीडर्स अब समझ चुके हैं कि उन्हें पोस्ट ऑयल फ्यूचर के लिए तैयार होना है। एक वक्त के बाद तेल खत्म हो जाएगा। हाँ, तब उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? राइट, तो उन्हें अपनी इकोनॉमी को दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट करना है, और इसके लिए उन्हें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी चाहिए, जो कि भारत है। और इसके अलावा वहाँ काम करने वाले जो लाखों भारतीय हैं, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर की पूरी बैकबोन है। प्लस उन्हें अपनी पब्लिक के लिए फूड सिक्योरिटी चाहिए, जो भारत देता है। और हमें उनसे एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, तो ये एक विन विन सिचुएशन बन चुकी है। और शायद इसी म्यूचुअल डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो IMEC है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओ, IMEC। देखिए, ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा अग्रीमेंट नहीं है। आजकल जो हम रेड सी और सुएज कैनाल वाले पुराने रास्तों में बार बार क्राइसिस देखते हैं ना, IMEC उसका एक सॉलिड ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, इसका रूट क्या होगा एग्जैक्टली? इसका रूट काफी स्मार्ट है। सामान मुंबई से शिप के जरिए UAE जाएगा, वहां से ट्रेन पर लोड होगा और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन होते हुए इजराइल के पोर्ट तक जाएगा, और वहां से दोबारा शिप में लोड होकर डायरेक्ट यूरोप। ओह, मतलब लंबा सी रूट बाईपास हो जाएगा। हाँ, और इससे गल्फ कंट्रीज हमेशा के लिए भारत और यूरोप की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। उनका इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट से जुड़ जाएगा। ये तो प्योर इकोनॉमिक्स हो गई। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इस सब के पीछे भारत की जो सॉफ्ट पावर है या वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाली इमेज है, उसका बड़ा रोल है। अगर हमें याद हो, कोविड के टाइम पर वैक्सीन मैत्री के अंडर भारत ने 100 से ज्यादा देशों को फ्री में दवाई और वैक्सीन भेजी थी। सही बात है, उसने ग्लोबल इमेज को बहुत बदला। और तो और टर्की, जिसने इंटरनेशनल स्टेज पर कई बार भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं। जब वहां वो भयानक भूकंप आया,
तो भारत का ऑपरेशन दोस्त सबसे पहले वहां उनकी मदद के लिए पहुंचा था। देखिए, ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर अकेली उतनी काम नहीं आती, लेकिन जब आप इस ह्यूमैनिटेरियन इमेज को अपनी हार्ड पावर के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि हमारी मिलिट्री और इकोनॉमी। एग्जैक्टली, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। Yes. हम यूपीआई जैसी वर्ल्ड क्लास डिजिटल पेमेंट टेक दुनिया को दे रहे हैं। हमारी सेना मॉडर्नाइज हो रही है। तो जब ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर मिलती हैं तो एक ऐसी ताकत बनती है जिसे अमेरिका या रशिया जैसा कोई भी सुपर पावर हल्के में नहीं ले सकता। और इसी कॉम्बिनेशन का असर था जो G20 समिट में सबने देखा। एक तरफ रशिया और यूक्रेन का इतना बड़ा युद्ध चल रहा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G20 के मंच पर सीधे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की आंखों में देखकर कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी ये युद्ध का युग नहीं है। और वहां डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा मैजिक देखिए, इतना क्लियरली बोलने के बावजूद रशिया भारत से दुश्मनी नहीं करता। हम कॉन्टिन्यूसली उनसे डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीदते हैं और अमेरिका कुछ नहीं बोलता। यही तो कैच है। अमेरिका जो पूरी दुनिया को सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है, वो भारत पर कोई बैन नहीं लगा पाता। उल्टा वो भारत के साथ एडवांस टेक और डिफेंस के डील साइन कर रहा है। अरे वाह, ये तो एक अनोखा बैलेंसिंग एक्ट है। अब तक हमने जो भी चर्चा की, जो सारे फैक्ट्स देखे, उससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि आज के वक्त में दुश्मन बनाना सबसे आसान काम है। आप बस एक गुस्से वाला बयान दीजिए, कोई गलत स्टेप लीजिए, आपके 10 दुश्मन तैयार है। बिल्कुल। लेकिन एक ही समय पर अमेरिका के साथ मॉडर्न ड्रोन और जेट इंजन की डील करना, उसी वक्त रशिया से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदना, फिर अरब देशों के साथ मिलकर यूरोप तक का ट्रेड रूट बनाना और इन सब के बीच ईरान से बात करके अपने शिप्स को आग से निकाल लाना, मेरा मानना है कि ये कूटनीति का सबसे मुश्किल आर्ट है। मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। आज जब दुनिया क्लियरली अलग अलग खेमों में बटी हुई है, तब एक ऐसा देश जो सबके साथ एक ही टेबल पर बैठ सके, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। आज चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका या गल्फ कंट्रीज, हर कोई मानता है कि अगर ईरान और यूएस के इस कॉम्प्लेक्स और बारूदी झगड़े को कोई पॉज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। सही कहा आपने। तो इस डीप डाइव की शुरुआत हमने की थी हॉर्मूज के उस खौफनाक समुद्री रास्ते से, जहां से एक भारतीय जहाज सही सलामत निकल आया। लेकिन साफ है कि ये सिर्फ एक शिप के बचने की कहानी नहीं थी। ये एक आम चुप रहने वाले देश का एक ग्लोबल पीस मेकर बनने का सफर था। बिल्कुल। अपनी जबरदस्त रिफाइनिंग ताकत, पड़ोसियों का साथ देने की नीति और सबसे बढ़कर किसी के प्रेशर में आकर ना झुकने की आदत, इन्हीं सब के दम पर भारत आज डिप्लोमेसी के बिल्कुल सेंटर में बैठा है। लेकिन आज इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले इस पूरी रिसर्च से एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, जिसे मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। अक्सर लोगों को लगता है, और हिस्ट्री भी यही बताती है, कि दुनिया का सुपर पावर वही होता है जिसके पास सबसे खतरनाक न्यूक्स हों, या जो किसी भी समुंदर में अपनी आर्मी भेज दे और जब चाहे किसी भी देश को ग्लोबल बैंकिंग से बाहर करके उसकी हालत खराब कर दे। लेकिन जिस तरह से आज के समय में बिना किसी हथियार के सिर्फ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी और आपस के भरोसे के दम पर बड़े बड़े युद्ध पॉज हो रहे हैं, तो क्या हमें 21वीं सेंचुरी में सुपर पावर होने की डेफिनेशन ही बदल देनी चाहिए? क्या आने वाले वक्त में वॉर किसी मिसाइल के डर से नहीं, बल्कि ट्रेड और एक दूसरे पर निर्भरता की वजह से रोके जाएंगे? ये एक ऐसा डीप थॉट है जिस पर हम सबको डेफिनेटली सोचना चाहिए।